एपिसोड नंबर 1538। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। नागपुर वन ऑफ द बेस्ट jeweler of Nagpur city is Parekh Brothers Jewelers, which is now in Shankar Nagar. So Parekh Brothers Jewelers presents Raj Ki Baat, Women of the Year in association with Pehnawa Boutique. Also a big thank you to Live Fit Gym by Pooja Shelke, Cuts the salon now at Shivaji Nagar, and also Mampi reusable diapers for children. हमारे साथ हमारी आज की मेहमान is a very popular gynecologist and IVF specialist. She is also now the president in chair for Gynecological Society of Nagpur, and moreover she is an author and she is someone who would inspire you. Please welcome one of those ladies to whom I look upon as Women of the Year, Dr. Sushma Deshmukh ma'am. Ma'am नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। पहले तो मैम धन्यवाद कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर हमसे बात कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, डॉक्टर सुषमा देशमुख की अगर मैं स्टोरी पूछूं तो क्या कहानी है मैम आपकी, कहाँ से है? देखो, वैसे देखा तो मेरा एजुकेशन पूरा मराठवाड़ा में हुआ है। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मेरा MBBS और गायनेकोलॉजिकल MD जो हुआ है मेरा। और कैसा है कि वहाँ से जैसे हमारे घर में क्या है कि सभी लोग डॉक्टर हैं जी। मेरे पापा मम्मी, मेरा एक्चुअली माय मदर इज फर्स्ट गायनेक ऑफ लातूर। एक्चुअली बेसिकली दे आर फ्रॉम गोवा बट दे सेटल्ड इन लातूर एंड पापा वहाँ के मराठवाड़ा के। और वहाँ से जैसे बचपन से मैंने देखा है जी, मराठवाड़ा वाज टोटली डिफरेंट जी। तो सभी तबके से लोग आते थे, सभी प्रकार की चीजें देखी थी। तो मन में एक था, मेरे दोनों बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, सभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, तो वो मैं सबसे छोटी हूँ। तो ऐसा बचपन में था कि नहीं, ये अच्छा है, अपन लोगों का कुछ दुख कम कर सकते हैं जी। इससे बड़ी बात क्या है कि किसी की मुस्कुराहट अपने को अच्छी लगती है, कुछ अपन उसको अच्छा ट्रीटमेंट के बाद में करते हैं, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट गिफ्ट। But ma'am, since beginning, since you were a child, you wanted to get into gynecology as a subject. Well, वैसे तो देखा गायनेकोलॉजी हमारे घर में था ही पूरा जी। थोड़ा इंक्लिनेशन था, लेकिन कैसा था, ऐसा लगता था कुछ अलग करना चाहिए जी। तो जब तभी भी कैसा क्या होता, 1986 में इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेबी का ये हुआ, सबसे बॉर्न हो गई। तो तभी वो दिमाग में था कि नहीं, कुछ तो भी ऐसे चीजें, क्योंकि इसमें ज्यादा थोड़ा सा एडवांस चीजें में रुचि थी जी। तो तभी मन में ठान लिया कि अपने को IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसके ऊपर काम करना है। तो फिर गायनेकोलॉजी ब्रांच लेने के बाद थोड़ा इंक्लिनेशन वही साइड में था सिंस बिगिनिंग। मैम, गायनेकोलॉजी को देखें तो मैम वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं, ना ही उपचार को लेकर लेकिन सोच को लेकर भी। मैम, जो एक कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानती हैं कि काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गायनेकोलॉजी मैम, और बहुत सारा वक्त आप देती हैं अपने पेशेंट्स को भी, जिसके आधार पे मैम आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जो एकेडमिक्स रूप में भी इस्तेमाल की जाती हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी किताबें जैसे हैट्स ऑफ टू यू आपकी एक किताब है जो पेशेंट्स की कहानियां हैं, जो लोगों को समझाती हैं कि दर्द को भी इस तरह से आप झेल सकते हैं, साथ ही साथ उपचार को भी आप इस नज़रिए से देख सकते हैं। मैम, आप जब किताबें आपने लिखने के बारे में सोचा तो ये क्यों सोचा, ये भी मेरा सवाल है आपसे। देखो, सबसे पहले लिखने का शौक तो थोड़ा थोड़ा पहले से ही था। आई थिंक मैंने पहली कविता भी व्हेन आई वाज 4 to 5 years old, तब छोटा सा कुछ लिखा था मैंने, तो काफी सबने अप्रिशिएट किया। फिर बाद में आई थिंक 9th-10th में कहाँ तो भी एक कहाँ पे इसमें आया था कुछ जर्नल में, तो वो सबने बहुत तभी भी अप्रिशिएट किया।
धीरे धीरे फिर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद में ऐसा लगा कि लोगों को ये ज्ञान समझना चाहिए। जैसे मुझे खुद को एडवांस चीज़ों में बहुत रुचि है जी। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं तो लोगों को भी ये समझना, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। और इसलिए क्या हुआ, दोनों चीज़ें चालू हो गई। जैसे जेपी पब्लिकेशंस फ्रॉम दिल्ली, एशियाज आई थिंक नंबर 1 पब्लिशर एंड वर्ल्ड का नंबर 2-3 पे पोजीशन पे है जी। उन्हीं की तरफ से ऑफर आया 2005 में 6 में। तो मुझे लगा ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। यू विल नॉट बी बिलीव कि दैट वाज द फर्स्ट बुक फ्रॉम जेपी इन द नागपुर ब्रांच, माय बुक, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड द फास्टेस्ट रिलीज बुक इन द जेपी पब्लिकेशन in 5 days. Wow. And within 10 days it was in the international market. So उसके बाद उन्हीं के पास से तो ऑफर चले कि मैडम आपको लिखना है। तो मैंने उनको लेकर काफ़ी उनके तरफ साथ में बुक्स लिखे, आज भी लिखती हूँ। रिसेंटली मैंने इस पे भी लिखा है, हिस्ट्रोस्कोपी इज माय पैशन, यानी दूरबीन से अपन यूट्रस यानी गर्भ की थैली के अंदर की जांच करके, दैट इज माय पैशन जी। तो उसके लिए मैं रेगुलरली आई एम गोइंग टू बार्सिलोना आल्सो, वर्ल्ड कांग्रेस। तो वहाँ से मेरे को हमेशा 2017 से इनविटेशन रहता है, आई ऑलवेज गो देयर। उसके ऊपर भी मेरे 3 बुक्स हैं। और ये होने के साथ ऐसा लगा कि एकेडमिक्स तो होता है लेकिन पेशेंट को कैसे समझना चाहिए। तो बीच में लोकमत, सकाळ, ये काफ़ी पेपर में मेरे बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे जी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया लिखो करके, तो ये सब लिखा मैंने। फिर लगा कि नहीं, इसमें बुक्स में अपने को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। तो मैंने 2004 में पहला बुक लिया, वंध्यत्व। जैसे मेरा IVF मैंने टेस्ट बेबी का इनॉग्रेशन हुआ, तब मैंने सोचा कि लोगों के लिए भी लिखना चाहिए जी। तो वो बुक पहला लिखा, स्त्री वंध्यत्व। उसके बाद में ऑफर्स आते गए लोकल, ये तो मैंने पर्सनल लिखा था, लेकिन जैसे ये अपने यहाँ के नागपुर के पब्लिकेशन है, उन्हीं की तरफ से ऑफर आया, तो मैंने बस मातृत्व और वो लिखा उसके ऊपर। वो धीरे धीरे एक ऐसा, किसी को अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के ऊपर लिखा बुक, क्योंकि लोगों के मन में वो बताना जरूरी था कि सोनोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका गैर वापर नहीं करना चाहिए जी। तो उस हिसाब से मैंने वो बुक लिखा था। और स्टोरी बुक्स भी लिखे साथ साथ में। स्टोरी बुक्स ने मेरे माँ और मम्मी और डैडी है, पापा, उनके लाइफ के और छोटे छोटे बुक्स है मैंने, जीवन अमृत धारा करके। और कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रामास भी बन गए। मैंने ड्रामास भी, मैंने 10 ड्रामास लिखे, उसके 3 ड्रामास अब तक स्टेज पर आए हैं। और क्योंकि इस अवेयरनेस फॉर द पब्लिक। और मैम फिर कैसे मैनेज करती हैं? थोड़ा लिखती हैं, एक पेशेंट देखती हैं, थोड़ा लिखती हैं, एक पेशेंट देखती हैं। देखो क्या होता है एकेडमिक बुक्स रहा तो मुझे तो घर में जाने के बाद शांति से रात को 9 बजे के बाद ही बैठना पड़ता है, सब काम खत्म होने के बाद में, क्योंकि रेफरेंसेस जमा करना रहता है जी। लेकिन बाकी जो अवेयरनेस के बुक्स है वो दिमाग में रहता है कि अपने को लिखना है जी। तो जैसे भी बीच में टाइम मिलता है, सपोज सर्जरी है, पोस्ट ऑप देखना है मुझे, पेशेंट शिफ्ट करने का टाइम मिला तो मैं लिख लेती हूँ। जैसे भी जहाँ पे भी हॉस्पिटल में कभी टाइम मिलता है, कुछ पोएम दिमाग में आती है तो जस्ट लिख लेती हूँ। बाद में कभी कंप्लीट होती है, कभी इनकम्प्लीट रह जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ये सब, और कैसे जो मेरे तरफ है चीजें जो सभी लोगों को मिलना चाहिए, उनको एडवांस तरीके समझना चाहिए, तो इसी हिसाब से बुक लिखे। और दूसरा है कि मुझे ये भी लगा कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत दुखी रहते हैं, यानी मॉरल डाउन हो जाता है उनका, कुछ भी बीमारी है, दैट इज क्वाइट नेचुरल। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने सोचा, तो मुझे याद है कि इतने सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि लाइफ कैसा है जी। यानी इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने इतना लाइफ अच्छे से लिया। यानी उसमें कैंसर के पेशेंट है, एक छोटा 8 साल का बच्चा है जिसके मम्मी और पापा डेफ एंड डम है, एक काफ़ी, यानी सभी एज ग्रुप के पेशेंट हैं जी। तो इस प्रकार से वो बुक बनी और लोगों को बहुत पसंद आई। यानी उसका मराठी में नाम था जगावे माणसा जगावे गोष्टी। तो फिर हिंदी में लिखा, हिंदी ने ऑफर है, क्योंकि पेशेंट बोलते थे मैडम हमको ये नहीं समझता, हमें भी पढ़ना है। तो फिर दोस्त तुझे सलाम करके मंजुल पब्लिकेशन ने किया वो, और उसके बाद में फिर वो इंग्लिश में कुछ लोगों ने बोला तो हैट्स ऑफ टू यू करके बनाया वो बुक। तो इस प्रकार से चलता रहा सर। मैम IVF को लेकर आप बहुत सारी जागरूकता करना चाहती हैं और चाहती हैं कि लोग अब IVF को अपने जीवन में अपना लें। आप IVF को किस तरीके से देखती हैं? देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी, इवन दो आई एम IVF स्पेशलिस्ट, मैं सभी पेशेंट को IVF नहीं बताती। क्या है,
60 to 70% पेशेंट उनके प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट के ऊपर, रूटीन ट्रीटमेंट पर सॉल्व हो सकते हैं। जी जैसे आपने अभी बोला कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है पेशेंट को। आज कैसा हो गया, आजकल की ज़माने में, अभी आज का ये करंट पोजीशन अपने देखी तो उसमें ऐसा है कि लोगों के पास में टाइम ही नहीं है। जी स्ट्रेस, टेंशन, मिसमैनेज लाइफस्टाइल, बराबर से ढंग से खाते नहीं, जी एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। इवन कैसा होता है कि इवन शादी भी लेट हो जाती है, इवन प्लानिंग भी लेट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एक मैं इस जरिए मैसेज देना चाहती हूँ जी कि सभी महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि आफ्टर एज ऑफ 30 जी जो ओवेरियन रिजर्व रहता है, स्त्रीबीज बनने की क्षमता, वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है। जी तो उनके ध्यान में कभी रहता नहीं, क्योंकि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कभी भी नहीं किया रहता है। सच बात। तो उसके लिए हमारा एक रहता है कि प्री मैरिज काउंसलिंग एंड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हमेशा। इवन मेरा गूगल बुक पे भी गोइंग थ्रू IVF बुक है, वो भी आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सब करना जरूरी है, क्योंकि इसलिए जो पूरा स्क्रीन होने के बाद में सभी इन्वेस्टिगेशन की, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका ओवेरियन रिजर्व क्या है और कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब देखने के बाद हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार की ट्रीटमेंट या उपचार लगेंगे। और जी। जिस पेशेंट को IVF लगता है वही पेशेंट को हम IVF के लिए लेते हैं। लेकिन अभी इसमें IVF का परसेंटेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मिसमैनेज लाइफस्टाइल, लेट मैरिजेस, लेट प्लानिंग और जी। बहुत सारे ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन, ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, सो ओवेरियन रिजर्व भी कम होता है। तो और इवन द हस्बैंड में भी जी उनके काफ़ी स्पर्म पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, यानी लैपटॉप लैप पर लेकर बैठे हैं तो इससे एज अ वेरी बैड इफेक्ट। तो ये सब जानना सभी ने ज़रूरी है। तो हम ये सब काउंसलिंग करके हम सबको उनको बताते हैं। मैम, एक चीज़ जिस पर आप हमेशा इम्पोर्टेंस देती हैं और वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यस, मैम, क्या कोविड के बाद क्या अलग किस्म की जागरूकता आप महसूस कर रही हैं कि लोगों में हेल्थ को लेकर एक अलग किस्म की जागरूकता है, या लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्ड सेंस में चल रहा था अब वो थोड़ा सा लोगों का ट्रैक पर आने की कगार पर है? मुझे लगता है कोविड में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई थी। पोस्ट कोविड कुछ महीने थोड़ा चला, जी। लेकिन अभी फिर से जैसा वैसा चल रहा है। अरे वाह वाह, हम बैक टू नॉर्मल हो बैक गए। टू नॉर्मल हो गया, क्योंकि लोगों का अभी फिर से डर निकल गया। क्योंकि आज भी मैं पूछती हूँ कि एक्सरसाइज करते, पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है, पेशेंट कितने बजे आप उठते हैं, एक्सरसाइज क्या करते हैं और डाइट क्या है। जी। तो इसमें मुझे सभी मेरे उनके प्रॉब्लम्स के आंसर मिल जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ, और एक बहुत बड़ी समस्या सबके पूरे वर्ल्ड के सामने आ रही है, दैट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम यानी ओबेसिटी, यानी उसमें 80% गर्ल्स एंड फीमेल्स आर ओबेस, ज़्यादा मोटापा ज़्यादा आता है, जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं और वंध्यत्व में काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और इवन बाद में भी ये प्रॉब्लम ऐसा है कि अप टू द मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद में भी तकलीफ देता है। तो इसलिए बहुत जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है, गर्भवती गर्भ संस्कार। जी। हम इवन 2007 से हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर हमने कहा सभी गर्भवती महिलाओं को, इवन अभी 16, 17, 18 को भी हमारा प्रोग्राम है हेल्थ डिपार्टमेंट मुंबई के साथ में। तो ये हम पूरा मैसेज देते हैं कि किस प्रकार का गर्भवती स्त्री का खान पान चाहिए, पेरेंटिंग कैसा चाहिए, यानी पहला जो संस्कार है वो गर्भवती स्त्री पर होता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो ये इसमें भी हम काम करते हैं। और जैसे मैंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बोला कि इसमें भी हम बहुत सारा अवेयरनेस करते हैं। हमारा क्लब भी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इस जरिए हम हर एक प्रोग्राम, यानी कैसा है, पेशेंट को पूरा सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैम, आपके पीछे जीजा माँ की फोटो है। मैम, ये फोटो जनरली लोगों के घरों में शिवाजी महाराज की फोटो तो देखी है ना, लेकिन जीजा माँ की फोटो बहुत कम देखी है। क्यों लगाई आपने ये तस्वीर? देखो, शी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी। उन्हीं की वजह से शिवाजी महाराज मिल गए सबको। वैसे देखा तो तब का उनका ज़माना हमने देखा तो शी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी, कि उन्हीं की वजह से वो शब्द जो बोलते हैं ना कि बीज बोया गया स्वराज्य का,
अगर वो नहीं रहते तो हम ये टाइम पे बात करने के लिए भी नहीं रहते जी। जिजामा के बाद में मेरे लिए 4 लेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग हैं लेकिन जैसे जिजा माता है, अहिल्याबाई होलकर है, देन रानी लक्ष्मीबाई है, और दूसरी है सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ये वो फुले, सावित्रीबाई फुले जी शी इज़ अ वेरी डायनामिक लेडी। उन्हीं की वजह से पूरा एजुकेशन सभी की तरफ फैल गया है। जी, बहुत बढ़िया। मैम आप कविता भी करती हैं, कविता भी लिखती हैं, है ना? तो ऐसी कोई कविता जो आपके मन के करीब हो, अगर आपको 2 लाइनें याद आती हो, ऐसा कुछ है? देखो, कविता मैं बता सकती हूँ लेकिन उसमें मैसेज, कविता बहुत सारी है और इतने सारी बड़ी इसमें बताना भी मुश्किल है सब। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज लाइफ। देखो, लाइफ इज लाइक ए क्लोज फिस्ट जी। ओके, लिव विथ योर हार्ट, नेवर विल दिस मोमेंट, नेवर विल कम दिस मोमेंट, दिस लाइफ विल नेवर यू विल गेट, दिस मोर इम्पोर्टेंट। Then additions of life, be always happy, make others happy, the world will be happy. Then life and subtractions, sad moments deletion, only pleasure will remain. Then life multiplication, give everyone pure affection, it gives real satisfaction, and the different magic will start on. And divisions of life, anger, hate, jealousy to be kicked off. The world will accept you, the world will love you. Amazing. Ma'am, now you are a president. You've taken the chair of being the president of the Gynecological Society of Nagpur. Ma'am, क्या एजेंडा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या करना है अपनी टर्म में? देखो, बहुत सारा उसमें एज ए प्रेसिडेंट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जी। लेकिन हर एक प्रेसिडेंट का अपना अलग अलग नजरिया रहता है जी। मेरे इसमें है कि एकेडमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, एकेडमिक्स करके सभी तरफ वो, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की IVF स्पेशलिस्ट के लिए, इनफर्टिलिटी उसके लिए, तो जस्ट 3rd and 4th जून में किया था बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस विद अल्ट्रासाउंड वर्कशॉप। काफ़ी बाहर से अच्छे पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे फैकल्टीज लाए थे, तो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। तो ये पूरा मैसेज है कि इम्पोर्टेंट अभी क्या करंट क्या चल रहा है, किस प्रकार से हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आगे चलकर भी हमारा जो मेरा मेन एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें हिस्ट्रोस्कोपी का भी है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी नाउ डेज कि वन शुड नो अबाउट इट, तो उसके लिए भी है। और सेकंड इज अ पब्लिक अवेयरनेस। जी 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 जी, पब्लिक अवेयरनेस यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने बोला कि गर्भवती गर्भ संस्कार का हमारा अभी एक 16, 17, 18 को है, मॉर्निंग 8 to 10 वो हम कर रहे हैं। उसके बाद में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के लिए हम करने वाले हैं, और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पूरा सब बिखर, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत मम्मी लोग अपने बिटिया को लेकर आते हैं और इतने सारे मिसमैनेज लाइफस्टाइल, लोग बच्चे सुनते नहीं, और जो कैसे हम क्या करें कि वेस्टर्न के लिए जा रहे कल्चर के लिए, लेकिन उनके डिसिप्लिन और उनका जो सेल्फ है वो नहीं सीख रहे हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे के ऊपर सब ये चला रहे हैं अपना, वैसा नहीं है। वो 15 के ईयर्स के बाद में सब अपने अपने ऊपर बल पे चलते हैं, लेकिन हमारे इसमें क्या रहा है, पूरा जो यूथ है पूरा प्रॉब्लम उनके इसमें आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने काफ़ी 2013 में मैंने प्रोग्राम बनाया था स्वर आरोग्यम धन संपदा, उसमें हम गाने के मार्फत जरिए हम सभी एडोलसेंट गर्ल के लिए यानी किशोर वयीन लड़कियों के लिए हम मैसेज देते हैं। टोटल 13 मैसेजेस है, सभी के उसमें गुस्सा, लव, फिर कैसे बच्ची बड़ी होती है, उसका नाम ही है स्वरारोग्यम धन संपदा, दिल ये छोटा सा कि कितने सारी आकांक्षा रहती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने साथ में। तो ये एक प्रोग्राम है, वो हमने प्लान किया अभी। तो ये सब पूरा अवेयरनेस करना जरूरी है। वैसे भी मेनोपॉजल जैसे आफ्टर 40 ईयर्स वो प्रौढ़ावस्था महिलाओं के लिए भी हमने प्लान किया है जी। मैम, IVF को लेकर ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैम, जो लोग IVF को अपना लेते हैं उनके जीवन में बच्चा तो ज़रूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन मैम वो दुनिया को ये बताना नहीं चाहते कि हमने IVF करवाया है। क्या रहता है, अभी भी हमारा समाज कितना भी प्रगत हुआ तो भी उनको वो एक टैबू लगता है कि बच्चा नहीं होता है या नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमने IVF किया है।
वो उनको अभी भी समाज के मन में बहुत सारा उसके ऊपर ये रहता है कि अब ये नहीं बताना चाहिए। ये स्पेशली हमने देखा कि वंध्यत्व के पेशेंट बहुत अलग इसमें रहते हैं, थोड़ा सा दुखी रहते हैं, कभी कभार उनको अपने प्रॉब्लम्स खुलकर बोलने की इच्छा नहीं रहती है जी। बहुत सारे प्रोग्राम्स को नहीं जाते वो। अगर किसी को बच्चा नहीं तो बहुत पेशेंट हमारे बताते कि हम नहीं जाते मैडम, अच्छा नहीं लगता, सब लोग वही पूछते हैं जी। तो ये चीज को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उनको ये बताना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता कि ट्रीटमेंट के बाद हमको बच्चा हुआ, तो उसी की वजह से थोड़ा सा मन में रहता है उनके। मैम ये जो इनफर्टिलिटी है ये वक्त के साथ इज ऑन अ राइज। हम देख रहे हैं कि दोनों पुरुष और स्त्री दोनों ही का जीवन जो है वो इस किस्म का है कि डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि अब बच्चा कंसीव करने में भी महिलाओं को बहुत दिक्कत जा रही है। यंग लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मैम आप यंग लड़कियों से क्या कहना चाहते हैं? यंग लड़कियों को तो हमेशा मैं काउंसलिंग करती हूँ और बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाती हूँ, स्कूल्स में भी जाती हूँ। स्पेशली अभी बीच में मुझे एक अच्छा मौका मिला था कुछ महीनों पहले, एक प्रोफेशनल कॉलेज में उन्होंने बुलाया था उनके टीचर ने। इट इज़ अराउंड एज ग्रुप 25 to 30 years। तो उनका वही कहना था कि मैडम नहीं, हमको करियर करना है जी। ये करना है। तो मैंने उनको काफ़ी क्वेश्चंस रखे थे सामने कि अगर ये रहा, शादी हुई तुम आपकी और आपको बाहर जाना है तो क्या करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल चले जाएंगे, हमको करियर करना है। मैं बोली व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट, नहीं पहले तो करियर आता है, बाद में सब आता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ उनको समझाई कि सी एवरीथिंग शुड बी एट अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइजिंग ट्रेन। आपको मालूम है 10% इनफर्टिलिटी नाउ करंट 16 to 17% हो गई है। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है परसेंटेज, क्योंकि वही माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। उन्होंने कैसा, पहले इसमें हम बोलते हैं कि 30 के साथ हमारे मैंने 25 years बैक कि 30 के अंदर 30 years के अंदर ये बच्चा होना चाहिए, दोनों बच्चे हैं वो। अभी कैसा बोलते हैं एटलीस्ट एक तो होने दो 30 के अंदर, क्योंकि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम जो बाद में, जैसे मैंने बोला ओवेरियन रिजर्व, ये धीरे धीरे 30 के बाद कम होता है। और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, ओबेसिटी और मेन एडिक्शंस ऑल्सो इंक्रीजिंग। अलग अलग जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है यंगर जनरेशन में। तो उसी की वजह से इवन टोबैको से भी ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी सबको कि इनफर्टिलिटी ऑन द राइजिंग ट्रेन। ऐसा मत सोचो कि नहीं बाद में, ये प्रॉपर टाइम पे सब होना जरूरी है। इसलिए सभी डॉक्टर की सलाह लो। प्री मैरिज काउंसलिंग एंड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। But ma'am, not just infertility, but also as far as girls are concerned, their periods are also have, their dates are not going the way it should be. Yes, there is a disorder with that too. Yes, that's the same polycystic ovarian syndrome. The same I mentioned कि this problem is on the rising. It's a burning issue of the world. क्योंकि क्या हो रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसमें पॉलिसीज जैसे बिकॉज ऑफ, देखो इसमें रीजंस बहुत है कि बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ जेनेटिक वेरिएशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मिसमैनेज लाइफस्टाइल। तो उसमें 80% आर ओबीस, 10% और 20% आर लीन पीसीओएस यानी थिन पीसीओएस। तो इनको हम हमेशा बोलते हैं कि बेटा कितने बजे उठते हो? तो 8, 9, 10, 8 भी नहीं, 10, 11 ऐसा चलता है। रात को 2 बजे तक वो टीवी मूवीज कुछ तो ऐसी मैम दिन में उठती नहीं, सीधा शाम को उठती है। हाँ बिल्कुल। तो ये सबको बताना बहुत जरूरी है कि देखो वी आर चेंजिंग और अननेसेसरी थिंग्स आर प्रॉब्लम। मैम, marriage is an institution and the husband learns every day a lot from the wife, है ना? आपने डॉक्टर सुधीर देशमुख सर से क्या सीखा? बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे देखो क्या है, आई एम स्लाइटली इमोशनल इन मेनी वेज एंड ही इज वेरी प्रैक्टिकल। ही ऑलवेज टेल्स मी थिंग्स आर लाइक दिस, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। बहुत बार कैसा होता है कि छोटी छोटी चीज बहुत मैं ऐसा छोटा सा भी कुछ हुआ तो बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं, तो ये सी यू आर डन योर बेस्ट थिंग, सो दिस इज लाइफ। तो तुमको जो तुम्हारे मन से जो तुम अच्छा करे अच्छी बात है। तो इट इज लाइक ऐसे स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हिम। मैम, आपका डीपी आपके बेटे के साथ आपकी तस्वीर है। मैम, क्या अपेक्षा करती हैं अपने बेटे से, किस तरह से वो आगे बढ़े?
देखो मैंने वैसे देखा, बेटों की बात आएगी तो मैं बताती, दो बेटे मेरे जी। दोनों को मैंने नॉर्मल लेवल से बड़ा किया है। उनको कभी ऐसा महसूस, सभी चीज़ पर यानी उन्होंने बराबर से इवन साइकिल से लेकर सभी चीज़ें उनको आना चाहिए, पूरा उनको आना चाहिए। और दूसरा है कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हर चीज़ में। जी। अपनी मेहनत से सब करो। दोनों अपने मेहनत से जीएमसी नागपुर में गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपने मेहनत से अभी एक एमसीएच कर रहा है गुजरात में, और दूसरा औरंगाबाद में सर्जरी कर रहा है। दोनों अच्छे से पढ़ रहे। तो मैंने उनको वही बताया कि बेटा कैसा है कि अपनी जितनी कैपेसिटी है उतना बराबर से यूटिलाइज करो। तुमको अच्छा लाइफ मिला है, अच्छा करो। दूसरा स्पोर्ट्स में दोनों अच्छे हैं, दोनों दे आर वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो सब चीज में और कैसा पॉजिटिव देखो। अभी तुम्हारे दोनों डॉक्टर्स है, तो अभी भी मैं हमेशा बात करती बोलती कि हर पेशेंट को इम्पोर्टेंस दो। उसमें गरीब और अमीर ऐसा भेद कभी नहीं करना। पेशेंट है अपने लिए भगवान है, उसके लिए जितना अच्छा करना चाहो उतना करो। कभी कुछ आड़ा टेढ़ा बोलेंगे ठीक है, लेकिन बी कंफर्टेबल जो भी है अपने को। लेकिन जितना अच्छा काम करेंगे तुमको भगवान 10 लेने देने की बात नहीं रहती, लेकिन यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ योर माइंड। अपने को रात में जब सोएंगे तो चैन से नहीं आना चाहिए कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर सुषमा देशमुख, मैम उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? मैम आप तो किताब लिख देंगी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही लाइन लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें एक ही है कि जिंदगी बहुत छोटी है। जितने सारे पल है उसमें हर पल का आनंद लेने की कोशिश करो। दूसरों को भी उसमें खुशी देने की कोशिश करो। जो भी है, तुम कौन से भी प्रोफेशन ले लो, यानी कोई भी अलग, मेरा तो मेडिकल है लेकिन बाकी लोग अलग अलग होगा, लेकिन हर इसमें अपने को भगवान चांस देता है कि लोगों को कैसे अपन खुश बनाए रखें और कैसे अपने तरफ से उनको आनंद दे सके। तो अगर वो दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम आप ऐसे ही दूसरों के जीवन में आनंद का स्वरूप बने। आपकी लिखी गई किताबें और पब्लिकेशंस के माध्यम तक लोगों तक पहुँचे, लोगों ने पढ़कर इंस्पायर हों, उनकी मानसिकता बदले, और आप जो IVF में और गायनेकोलॉजी में जो काम करना चाहती हैं, स्पेशली एज द प्रेसिडेंट इन द चेयर ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नागपुर, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रही हैं, जिस दिशा में आप काम कर रही हैं, आपको उसमें सफलता मिले, आप हमें यूं ही इंस्पायर करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सुषमा देशमुख मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। देखिए सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर सुषमा देशमुख से आज जानने को मिली, वैसे तो बहुत सारी बात है, लेकिन ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब आप समर्पण की भावना रखते हैं, जब आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप जिंदगी को अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कल कर लूँगा या कल हो जाएगा या कल देखेंगे, तो मानिए इस बात को, हो सकता है वो कल न आए। हाँ, हमें अपॉर्चुनिस्ट जैसी बात नहीं करनी है, हमको ऑप्टिमिस्टिक रहकर बात करनी है कि कल डेफिनेटली आएगा, लेकिन आज तो पहले अच्छे से जी लें, आज तो अपना अच्छे से ख्याल रख लें। कल तो रखना ही पड़ेगा, कल तो करना ही पड़ेगा, कल तो आएगा ही। सूर्य किसी के लिए रुकेंगे नहीं, कल सुबह वापस से उगेंगे, आप रहे न रहे, है ना, ये दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये मानकर चलें कि मैं हर पल को एंजॉय करूंगा, हर पल में जीऊंगा, हर पल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे नहीं सिर्फ मेरे जीवन में, लेकिन मेरे साथ जुड़े कई सारे ऐसे जीवन हैं जिनमें खुशियां आए, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। उम्मीद है डॉक्टर सुषमा देशमुख द्वारा ये बातें आपके जीवन में भी बदलाव लाए। ये इंटरव्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसकी अपेक्षा मैं रखता हूँ। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो अपने मम्मी पापा के बिल्कुल पीछे पीछे चलती है, जो उन्होंने किया, जिस भाव से उन्होंने समाज के लिए काम किया, बस उसी भाव से वो भी समाज को अगर अपने काम से काम को लेकर परिवर्तन लाना चाहती है, और एक ऐसा परिवर्तन जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो इससे खूबसूरत बात
और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन वो जो बेटी है वो समझिए डॉक्टर सुषमा देशमुख बन रही है। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।